नमस्कार दोस्तों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी ये वर्णमाला की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने कवर कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देखें, क्योंकि वो क्लास देखने के बाद ही आप इस क्लास में आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर आप ये क्लास देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप पहले वो क्लास देखें, उसके बाद में ही ये दूसरी क्लास देखें। अब हम बात करते हैं जो हमने पिछली कक्षा में कर लिया उससे आगे क्या है। जो हमारे जो संयुक्त व्यंजन है सत, त्रे, जय और स्र, इनके बारे में, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है, इनका निर्माण दो वर्णों को मिलाकर किया गया है। दो वर्णों को मिलाकर किया गया है, यानी इनको संयुक्त व्यंजन बोलने का रीजन क्या है कि इनका जो निर्माण है वो दो वर्णों से हुआ है। अब वो दो वर्ण कौन कौन से? जैसे ये छ है तो इसके अंदर जो क है जिसके हलंत लगा है, और फिर है जो ये स, कौन सा से? मूर्धन्य से, यानी क और स दोनों के जोड़ करने से यानी योग करने से बना है हमारा छ। अब त्र, इसके अंदर त और र है। त वो हलंत वाला है, यानी इसमें स्वर नहीं है, और र उसमें स्वर है, ये हो गया त्र। फिर है ज, इसको ज और ये से मिलकर बनाया गया है। और जो स्र है उसके अंदर स और र है। स कौन सा? तालव्य से। तो इनका आप ध्यान कर ले, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य थे, उनका हमें पता होना जरूरी है। तो ये जो सत्य, जय और स्र थे, इनके बारे में आपको पता चल गया होगा कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। यानी वर्णमाला अगर टॉपिक है और वर्णमाला को आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हिंदी की ये प्रथम सीढ़ी है। यहाँ से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो पहले से हमें वर्णमाला अच्छे से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी वर्णमाला क्लियर नहीं है हम आगे अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो वर्णमाला है वो, और उम्मीद है मैं इस कक्षा के अंदर आपको वो कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा कि ये जो मैंने जो पहली कक्षा ली है उसको जो 15-20 मिनट के लगभग हो गई थी, और ये 15-20 मिनट की ये लगभग एक क्लास, और मोटा मोटी ये न 50 मिनट की पूरी 3 क्लासें होगी। इन 50 मिनट की क्लास में मैंने वर्णमाला को ऐसे कवर किया है कि परीक्षा में 99.99% चांस है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एक आध अपवाद स्वरूप कहीं से इधर उधर से आ जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी अगर आपने ये तीनों वीडियो मेरी देख ली और अच्छे से आपने कवर कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि परीक्षा में वर्णमाला से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और वर्णमाला के जहां भी टॉपिक दे रखा है तो 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछते ही है, और हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल सी बातें हैं वो ही गलत हो जाती है, उससे हम क्या है पीछे रह जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है अच्छा समझने वाले हैं, जल्दी में समझ में आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये जो क्या एक नींव है, हमारे को ये टॉपिक अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मकान की नींव ही कमजोर है तो आगे हम अच्छे से नहीं बना सकते। चलते हैं बात आगे। ये जो नोट में लिखा है कि परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे वर्णों से संबंधित। एक है मूल वर्णों की संख्या, वो तो कितनी है? 44। एक है कुल वर्णों की संख्या, 52। अब जैसे हम अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं, टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं है, तो हम वहां कंफ्यूज होते हैं कि जैसे हम हमारे को याद आता है तो हम वहां गिनती लगाने बैठ जाते हैं, जैसे क ग गए च च ट ऐसे करते पूरे गिनते, तो उसमें वो 17 जय तक पहुंच जाते। फिर उनको गिनते, फिर वहां पर जैसे भाई 50 आ गए, 48 आ गए, तो इसमें ऑप्शन 44 दे रखे होते हैं, 50 दे रखे होते हैं, 52 दे रखे होते हैं, 48 दे रखे। अब हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें, और वो प्रश्न हमारे को आते हुए भी गलत हो जाता है।
तो उसके लिए हमारे को ये दिमाग में सेट रखना है कि मूल पर्सन की भाषा समझना जरूरी है। पहले पर्सन की भाषा समझना जरूरी है। तो वहां पर अगर लिखा है मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तब हमारे को 44 करना है। कहीं भी डिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे को वहां पर 44 ही करना है। अगर मूल वर्ण पूछा है तो 44 ही करना है। और मूल वर्ण कौन से हुए? 33 तो हमारे व्यंजन और 11 स्वर, उनको मिलाकर 44 किए गए हैं। और वो क्या है? हमारे 44। अब पूछ ले कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वो है हमारे 52। वो कौन सी है? 52। अब वो 52 कौन कौन से हुए? कि 44 तो हमारे हो गए ये जो 11 स्वर और 33 व्यंजन। 44 के अंदर 4 जोड़ दिए गए ये, तो कितने हो गए? 48। 48 के अंदर 2 तो ये जोड़े गए अंग है और 2 जोड़े गए ड और ढ, तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 52। तो अब आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में पर्सन की भाषा समझना बहुत जरूरी है। पर्सन की भाषा नहीं समझते हैं और उत्तर कुछ भी करके आ जाते हैं, फिर घर आकर देखते हैं और वो पर्सन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और गलत होने का मतलब क्या है? कि हम दौड़ से पीछे रह गए। तो मूल वर्ण कितने हुए? 44। कुल वर्ण कितने हुए? 52। वो मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं। अब जो ये अंग है, ये तो क्या हो गए? विसर्ग, और ये हो गया अनुस्वार। तो अंग है, इनका नाम है अयोगवा है। इनका क्या नाम है? अयोगवा। और इनको अयोगवा किसने कहा था? वो कहा था किशोरीदास वाजपेयी ने। ये भी दिमाग में रखना जरूरी है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। भाई अंग है को अयोगवा किसने कहा था? किशोरीदास वाजपेयी ने। ठीक है। फिर है ड और ढ। जो हम कगड़ बोलते हैं ना, तो वो ड नहीं है, ये अड़ दूसरा है। वो तो सिर्फ अंग है, अंग है ये ढ, ये भी दूसरा है। तो वो ढ टठ ढ के बीच में आता है, वो नहीं है ये। तो ढ और ढ क्या है? दोनों ही अलग है। इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। दूसरा नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इनको जो बांटा गया है, जो स्वर है, व्यंजन है, उनको अलग अलग बांटा गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा कितनी होती है? 10। यानी मात्रा 10 ही है। जैसे स्वर क्या है? 11 है और मात्रा कितनी है? 10। तो स्वर 11 है और मात्रा कितनी है? 10 है। हम वो सारी जैसे अ है उसकी वो नहीं गिनते हैं, उनमें सिर्फ है ना वो 10 पीछे वाले हैं, जैसे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ वो बोलते हैं। तो उसमें उसको ए को हमारे को अलग रखना है और 10, यानी मात्रा की संख्या कितनी है? 10 और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये भी दिमाग में रखना है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है। एक तो ह्रस्व स्वर जिसको मूल स्वर भी बोलते हैं, और एक दीर्घ स्वर जिसको हम गुरु स्वर भी बोलते हैं। अब जो ह्रस्व स्वर है वो है 4 और दीर्घ स्वर है वो है 7। ह्रस्व कितने? 4 और दीर्घ कितने? 7। ह्रस्व के अंदर जो हमारे 11 स्वर है, क्योंकि स्वर 11 ही है हमारे पास में, 4 और 7 11 हो गए। तो इनमें जो ह्रस्व है वो तो है ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये छोटे ह्रस्व का मतलब ऐसे छोटा होता है। तो ये जो 4 है वो तो ह्रस्व में। और दीर्घ के अंदर कौन से रह गए? जैसे आ, बड्डा ई, बड्डा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। समझ में आ गया? यानी ये जो 7 है वो तो क्या है? दीर्घ, और ये क्या है? ह्रस्व है। तो अब आपको मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक ह्रस्व हो गया, एक दीर्घ हो गया। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। मूल स्वर कितने? 4। दीर्घ स्वर कितने? 7। गुरु स्वर कितने? 7। तो ये जो हर इनका हमें नॉलेज होना जरूरी है कि पर्सन चाहे किसी प्रकार से वो हमारे के सामने प्रस्तुत करे, हमें उसका उत्तर आना जरूरी है।
अब कई बार होता है कि हमारे को उत्तर आते हुए हम गलत कर देते हैं क्योंकि हमारे को वो नॉलेज नहीं है। अब हमने दीर्घ के बारे में रट रखा, वहां गुरु आ गया तो हम सोच लेते हैं ये गुरु कहाँ से आ गया, तो ये दिमाग में होना जरूरी है। दीर्घ का मतलब ऐसे गुरु है, बड़ा है, छोटा है भाई, ये हर्ष हुए तो छोटा हो गया, मूल भी हो गया। अब दूसरा जो है वो है रचना या बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है संधि स्वर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ह्रस्व स्वर है वो भी कितने, 4, और कौन से हुए, वही जो पहले थे ए ई उ और री। इनका देखो आगे मैंने नाम लिखा है। जब मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर नाम आ जाए तो भी 4 है, मूल स्वर नाम आ जाए तो भी 4 है, लघु स्वर नाम आ जाए तो भी 4 है, एकमात्रिक स्वर नाम आ जाए तो भी 4 है। कहने का मतलब ये जो नाम दे रखे सब चीजें एक ही है, सिर्फ अलग अलग नाम दिए हैं, बाकी चीजें सारी क्या है, एक ही है। अब आगे हम पढ़ते हैं वो संधि स्वर। तो संधि स्वर है ना, इनके दो उपभेद किए गए, एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। यानी स्वर हमारे पास में 11 ही है, उन्हीं को हमें डिवाइड करना इधर उधर। तो वो जो मूल थे ना उसमें तो 4 हो गए, अब जो पीछे 7 बचे इन 7 का उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। यानी मात्रा के आधार पर तो उन 7 को एक जगह ही रखा था, पर इन जो संधि स्वर में उनके 2 टुकड़े कर दिए गए, एक तो दीर्घ स्वर हो गए और एक संयुक्त स्वर हो गए। दीर्घ में तो वो आ ई उ 3 आ गए और संयुक्त में ए ऐ ओ औ ये 4 आ गए। अब ये जो आ ई उ दीर्घ स्वर, इनके तो अलग नाम है। एक तो सजातीय स्वर, सजातीय का मतलब एक ही जाति से इनका निर्माण हुआ है। एक जाति से कैसे, जैसे ए प्लस ए बराबर आ बनता है, ई प्लस ई बराबर ई बनता है, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ बनता है। ये हम जो संधि पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। तो ये सजातीय स्वर हो गए, गुरु स्वर हो गए, वही नाम है, बस थोड़े बहुत इनमें चेंजेस है वो आपको दिमाग में रखने हैं। फिर है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ ये 4 हो गए। संयुक्त स्वर का मतलब है 2 स्वरों से इनको जोड़कर बनाया गया। इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं क्योंकि 2 अलग अलग से इनका निर्माण हुआ है। यानी ए और ई जब मिलते हैं उससे ए बना है। तो ये हम भी संधि में आगे पढ़ेंगे। अब है ये पेंटिंग पे ध्यान नहीं देना, मैंने ऐसे इसको बनाया है। अभी इसको समझने में हमारे को इसमें थोड़ी सुविधा होगी इसलिए मैंने इसको बनाया। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जो हमारे सामने कितने स्वर है, 11। उन 11 स्वरों को अलग अलग किया गया है। जैसे क्रम से ही है ये ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। यानी मैंने इसको इस प्रकार सेट किया है कि आप अच्छे से समझ पाओ, यानी आपके दिमाग में अच्छे से ये सेट हो सके। मैं चाहे कितना ही अच्छे से आपको बता दूं, अच्छे से समझा दूं, अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा दूं, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको हर चीज उपलब्ध करा दी तो आप अच्छा कर पाओगे परीक्षा में। यानी वहां करने के लिए आपका दिमाग काम करेगा। या मैं बता रहा हूं आप समझ रहे हो, अगर आपने अच्छे से समझा, अच्छे से उसको कवर किया है तो आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो आपका समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई इसके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी डाउट आपका रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अब जो इनका जो वर्गीकरण किया गया है ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो अब कंठ्य स्वर, तालव्य स्वर, ओष्ठ्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर, कंठोष्ठ्य स्वर। अब इनको कैसे याद करें, यानी याद करने से हम भूल जाते हैं, तो इनका एक शॉर्ट फार्मूला है, सिंपल सा। ये जो कंठ है ना, अब ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, यानी ये हमारे दो फेफड़े हैं, या फेफड़े से हवा बनती है और ये हवा ऐसे बाहर निकल से मुंह से बाहर आती है और हम जो उच्चारण करते हैं वो हमारे मुंह से बाहर निकलता है। अब देखो ये हमारा जैसे ये
ठोडी है, इस ठोडी से नीचे यहाँ पर कंठ होते हैं, यही होते हैं कंठ। तो अब इनका देखो कर्म देखना, एकदम से याद हो जाएगा। यानी ए आ ई ई उ री ए आई ओ औ, ऐसे तो आपने रट रखा है, ये तो आपको दिमाग में सेट है, इसको इस प्रकार सेट कर लिया। यानी एक भी पर्सन गलत नहीं होने दूंगा अगर आपने अच्छे से समझ लिया। ये कर्म हो गया। अब इसको जो एक कंठ वाला नहीं, नीचे से स्टार्ट करना है, लिखना इधर से, स्टार्ट नीचे से करना है। पहले जैसे कंठ आ गई, कंठ से हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ तालु होता है, जिसको हम तालवा बोलते हैं, हमारी मारवाड़ी में तालवा बोलते हैं ना, तो वो तालु है। तो यहाँ कंठ से ऊपर आएगा तालु, फिर तालु से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये जो ओष्ठ आया ना बीच में, अब ये ओष्ठ है ना वो यहाँ आ गई बीच में, ठीक है। ये जो कर्म स्वरों में थोड़ा सा चेंज है, व्यंजनों में फिक्स सेट होता है, यानी बीच में इसमें थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जो ओष्ठ है वो यहाँ है आगे, वो बीच में दे दिया गया। और ओष्ठ से यहाँ पर जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, हमारे जैसे दांत लगे हुए, और दांत के जो ऊपर का जो भाग होता है, जो कठोर भाग, वो होता है मुर्दा। वो क्या होता है? मुर्दा। और आगे फिर जो कंठ तालवे, यानी कंठ और तालु, और ये हो गया कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इनका उच्चारण हो गया। तो इनमें थोड़ा चेंज किया गया है, इनको थोड़ा दिमाग में रखना। यानी ए आ ई दो तो कर्म से हो गए, यानी यहाँ पर कंठ हो गया, यहाँ तालु हो गया। फिर यहाँ पर जो उ है ना, ये ओष्ठ से, तो इसको आप रटने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे। जैसे उ को बोलते हैं आप उ, तो आपके जो होठ है ना, ओष्ठ मतलब होठ ही होते, वो होठ एकदम से गोल हो जाते, यानी उनका उच्चारण करने में हमारे को होठों की जरूरत पड़ती है। यानी जिसके अगर होठ नहीं है, यानी होठों में जैसे कटे हुए हो, कोई दिक्कत हो, तो वो इनका उच्चारण करने में उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे ऊ बोलते हैं तो ये गोल शेप में आ जाते हैं, ये क्या है? गोल शेप में आ जाते हैं होठ, तब ही इनका उच्चारण हो पाता है। तो इनको रखने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप करोगे ना तो ये कर्म मैंने दिमाग में सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी स्वर है ना, इसमें थोड़ा ये कर्म है ना वो डिस्टिप हो रखा है, यानी कर्म से नहीं है। यानी जैसे कंठ आ गया, तालु आ गया, फिर ओष्ठ इधर आ गया, फिर मूर्धा यहाँ ऊपर आ गया, और ये कंठ तालव्य कंठोष्ठ है, ये तो है ही है। अब जो व्यंजन है ना, उसका क्रम बिल्कुल जो मैंने ये डायग्राम बनाया उसी के अनुरूप है, बिल्कुल इसी के अनुरूप है। जैसे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने क्रम से लिखा है। जैसे क ख ग ग अंग, ये हो गया। फिर च छ ज झ, ये हो गया। ट ठ ड ढ ण हो गया। फिर त थ द ध न, ये जो पांच हमने यहाँ तक लिए हैं, इनको छोड़ दिया गया अभी। ये पांच जो लिए है ना, जैसे प फ ब भ म यहाँ तक, तो ये पांच है, ये वर्गीय ध्वनियां जो आगे हम पढ़ के आए हैं, ये क्या है? वर्गीय ध्वनियां। तो ये पांच तो वर्ग हो गए। अब मैं के बाद में क्या आएगा? मैं के बाद में भाई प फ ब भ म हो गए, पच ये र लव है। तो ये जो यहाँ से हमारे को च वाले से लेना है, यहाँ से लिखना ये र और ल, ये र ल हो गया, ये र ल। फिर जो स वाला है ना, तो ये इसके सेंटर में ही लिखना है, तालवे से, मूर्धन्य से, दंत्य से, ये हो गया। अब हमारी जो वह बच्चा है ना, वो वह सिर्फ अकेला रखना है, यहाँ वह को क्या है? अकेला रखना है। और ये जो है ये ऊपर वाली लाइन में लेना है, और जो विसर्ग है वो भी ऊपर वाली लाइन में लेना है। अब इनका आपको कर्म थोड़ा सा आप अभ्यास करोगे, यानी सीधा मैंने आपको बता दिया और आप सोचते हो कि ऐसे ही दिमाग में सेट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ी मेहनत आपको भी करनी। हाँ, मैंने इसको व्यवस्थित करके आपके लिए थोड़ी सुविधाजनक बना दिया है, बाकी मेहनत करना बहुत जरूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो आप 4-5 बार इसको जैसे रफ कॉपी में लिखोगे तो आपको ये धीरे धीरे अपने आप ही सेट हो जाएगा। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो जो
अपन लिखते हैं, वही सिस्टम है 5 तक। तो फिर इसको ऊपर वाली लाइन को छोड़कर जो 2 नंबर से है 6 वाली, वहां से ये रेलवे लिखना है और फिर 6 से यह लिखना है, फिर इस ऊपर वाले में है और विसर्ग रखना है और वही रह गया। कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। अब यहाँ पर क्रम एकदम से सेट हो रहा है, जैसे कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन और दंतोष्ठ्य व्यंजन, यानी दांत और जैसे वह बोलते हैं वह, आप बोल के देखो वह, हम वह बोलते हैं तो इसको दंतोष्ठ्य व्यंजन ऐसे बोलते हैं कि जैसे वह बोलते हैं तो हमारी जीभ है ना, ये वैसे हमारे होठ है वो गोल हो रहे हैं और जो जीभ है ना वो दांतों के आगे टच हो रही है, जैसे वह बोलते हैं। तो जीभ के आगे वाला हिस्सा है वो दांतों से टच हो रहा है, इसलिए इसको दंतोष्ठ्य व्यंजन, इनका बोलने का क्रम है। यानी इसको जैसे कंठ्य व्यंजन बोला है तो ये कंठों से इनका उच्चारण, जैसे क बोलते हैं तो आप यहाँ जो कंठ है ना उसके हाथ लगा के देखो, यहाँ पे गूंज पैदा होती है। ख बोलते हैं यहाँ गूंज, यानी ये ध्वनि वो कंठ से निकल रही है। इनका जो क्रम है वो देखिए, कंठ्य व्यंजन, यानी अब इसका क्रम देखिए, यहाँ पर कंठ हो गए, यहाँ ये थोड़ी सी नीचे यहाँ कंठ होते हैं, कंठ, कंठ से हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो क्या आएगा, तालु, जो तालवा बोलते हैं। तालु से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ होगा मुर्दा। मुर्दा कौन सा, जो दांत हमारे है ना, दांतों के ऊपर का जो एरिया है वो कठोर भाग, वो मुर्दा से आगे हम आते तो आते दांत, ये हो गया दंत, तो फिर आते ओष्ठ। तो इनका क्रम से है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ, इनका क्रम से। तो ये क्रम से लिख लेना, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक बार आप रफ कॉपी में थोड़ा बहुत अभ्यास करोगे तो आपके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं परियतन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। परियतन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, इस प्रकार किया गया है, यानी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, नासिक्य व्यंजन और अर्धस्वर। यानी ये जो हमारे व्यंजन है उन व्यंजनों को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, बाकी धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, 20 व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 20 है। और 20 कौन कौन से, एक तो क वर्ग हो गया, एक ट वर्ग हो गया, एक त वर्ग हो गया और एक प वर्ग हो गया। तो क, ट, त और प, ये 4 वर्ग हो गए। तो ये 5, 5 ये 5, 5 यानी ये 20 हो गए। इसमें च वर्ग को नहीं रखा गया, च वर्ग को नीचे रख दिया। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसमें च वर्ग को रखा। तो ये 2 तो यही याद हो गई, यानी जो हमारे पास में जो 25 थे ना, वो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और च वर्ग, तो इस च वर्ग को निकाल के यहाँ नीचे रख दिया गया, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन का मतलब संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष का मतलब है जैसे उष्मा है ना, वो घर्षण से बाहर निकलती है, जैसे उसमें व्यंजन पढ़ रहे थे ना वही। तो इसमें तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, इन 4 को रखा गया है। उसके बाद में उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हम पीछे पढ़ के आ गए, ड और ढ है, इनको फेंका हुआ या उछलता हुआ भी बोलते हैं, ये हो गए। फिर लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन में र अकेला ही है, इसको लुढ़कना या प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। यानी परीक्षा में प्रश्न आ गया प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो वो क्या है, र। लुंठित व्यंजन कौन सा है, र। फिर है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में नस्ल, इसको प्रत्यक्ष व्यंजन भी बोलते हैं। तो नस्ल का मतलब हो गया न और स और ल, नस्ल, याद हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन। फिर नासिक्य व्यंजन, इसके अंदर जो ये जो वर्गीय ध्वनियां दे रखी है, इनके जो 5वें नंबर पे जो रखा लास्ट वाला, वो यंग इनके उच्चारण पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये जो 5 है, इन 5 की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर अर्धस्वर, ये है ये और वह। अर्धस्वर कौन सा है, ये और वह। इनको अर्धस्वर क्यों बोलते हैं वो पीछे हमने देख लिया, इसका निर्माण ई से हुआ और इसका उ से हुआ है, तो ये अर्धस्वर हो गए। अब प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया, एक होता है अलग प्राण और एक होता है
मा प्राण। इनका क्रम आप दिमाग में रखना। क्रम कैसे दिमाग रखना, जैसे हम स्वर पहले आते हैं ना, तो आपको अल्प भाई ए पहले आ रहा है, ए आई, जैसे हम स्वर पढ़ते हैं तो ए पहले आ रहा है तो अल्प पहले आएगा, अल्प और फिर मा, अल्प और मा, तो अल्प प्राण फिर मा प्राण। तो अल्प प्राण में क्या होगा, 1 3 और 5, 1 3 और 5। फिर मा प्राण में 2 और 4। अब ये 1 3 5 2 4 क्या हुआ, कहने का मतलब ये है जो ये क वर्ग है ना, इस क वर्ग में जैसे क ख ग घ अंग, ये हम जो 5 लिख रहे हैं, तो 5 में से जो पहला कौन सा है, क है, तो यहाँ पर क आएगा। क के बाद में तीसरा कौन सा है, ग है, तो ग आएगा। और पांचवा कौन सा अंग है, तो अंग आएगा। समझ गए। फिर बीच में रह गए ख और घ, जो ख 2 नंबर पे और घ वो 4 नंबर पे, तो ये 2 और 4 इसमें आएंगे, यानी ख और घ वो इसमें आएगा। क ग और अंग इसमें आएंगे, ख और घ इसमें आएंगे। तो अब समझ गए होंगे, ये 1 3 5 और 2 4 ये सभी वर्गों में चलेगा, यानी इसका भी ऐसा ही होगा। ट वो 1 नंबर पे है, फिर ट के बाद में ठ 2 नंबर पे, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर ट ठ ड है, तो ड वापिस 3 नंबर इसमें आएगा। तो ये जो पांचों ये जो वर्ग है, इन पांचों वर्ग में ये नेम काम करेगा। समझ गए। उसके बाद में क्या रहेगा, ये रे लव रह गया, तो ये रे लव है वो अल्प प्राण में होगा। और तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, काकल्य है वो मा प्राण में होंगे। और समस्त स्वर, ए आ वाली जो लाइन है वो समस्त 11 स्वर वो अल्प प्राण में होंगे। और अब जो अनुस्वार और विसर्ग है, तो अनुस्वार अल्प प्राण में होगा और विसर्ग है वो मा प्राण में होगा। तो समझ गए होंगे, यानी इसको 1-2 बार आपको लिख लिख के दिमाग में रखना है, बाकी याद हो जाएगा। ये जैसे ये लव है ना, ये स्वरों से ही बने हैं भाई, स्वरों से इनका निर्माण हुआ, अर्ध स्वर है ये और वह, तो ये तो स्वर ही हो गए। और स्वरों में क्या है, कम समय लगता है, तो कम समय का मतलब अल्प यानी कम होता है, तो ये अपने आप ही अल्प हो गए। और ये जो अनुस्वार है वो रखना है इसके अंदर। और जो महाप्राण है, महाप्राण का मतलब बड़ा हो गया, और बड़ा का मतलब जैसे इसको हम पढ़ते आए, उष्मा रगड़ से निकलते बोलने में जोर आता है, तो ये सारे इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो ये माह हो गए, तो इसको इसमें रखना है। तो ज्यादा रखने वाली कोई सिस्टम नहीं है, ये तो आपको 1-2 बार में प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। फिर बात करते हैं घोष। घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो इनके जो अलग अलग नाम है घोष का, मतलब गूंज, नाद, कंपन, तरंग, लहर, ये सारे इसी में है। तो इसमें घोष है ना, तो इसमें भी वो अल्प प्राण मा प्राण वाला दिमाग में रखना। जैसे ए, तो ए आप पहले आ रही है स्वर, तो अघोष पहले और घोष या सघोष वो बाद में। तो इसमें जैसे 1 3 5 रखे ना, तो इसमें रखना 1 और 2, 1 और 2। और फिर घोष के अंदर रखना 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो ये वही क्रम है जो हमारे क वर्ग में हमने देखा था। ये तीनों सॉरी पांचों में ये लगेगा, वही वो 5 वर्ण, उन 5 वर्णों को अलग अलग रखा गया है। फिर अघोष के अंदर तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, इन 3 को रखा गया, यानी जो नीचे थे वो ऊपर चले गए। और घोष के अंदर ये रे ल व और है, इनको रखा गया। और समस्त स्वर घोष के अंदर, ये समस्त स्वर ये नीचे आ गए। यानी एक को याद कर लो, इसको याद करने के बाद में ये जो है ना वो भाई ये इसके अंदर ना ऊपर चले गए, इसमें नीचे आ गए। सिर्फ है इसको इसके अंदर रखा गया है को इसके अंदर रखा गया, और समस्त स्वर है ये। अब हो गया। तो ये थी हमारी दूसरी क्लास, और अब इसके बाद में एक क्लास और आएगी, और उसके बाद में हमारी जो वर्णमाला है वो कंप्लीट हो जाएगी। और वर्णमाला कंप्लीट होने के बाद में हम उसमें कुछ प्रश्न उत्तर है वो करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।